नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा नेता विरल मलिक जी हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव का बयान आया, उसके बाद से तो अब मोदी परिवार आपका बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो भाजपा परिवार था, मोदी परिवार हो गया और मोदी जी ने भी कह दिया कि मेरा भारत मेरा परिवार। जी, क्या कहेंगे आप लालू के बयान पर? और उसके बाद में मतलब फायदा उठाना जानते हैं आप, आपकी पार्टी, क्योंकि वो गालियां भी अगर दें, अपशब्द भी कुछ बोले तो मोदी जी उसी को अभियान बना देते। जी देखिए, हम कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं करते, ना ही हम किसी प्रकार का फायदा उठाना चाहते हैं। जो बात हम बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। और जिस प्रकार से लालू यादव के बयान की आप बात कर सकते हैं या अन्य विपक्ष के नेताओं के बयान की आप बात कर सकते हैं, ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। इस प्रकार की गिरावट, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूं अब एक प्रकार से विपक्ष समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है और ये बौखलाहट का प्रतीक है। ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये घबराए हुए लोग हैं। बौखलाने के बाद, घबराने के बाद ये इस प्रकार की बयानबाजी जो कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इनकी बयानबाजी इन्हें मुबारक। बयानबाजी से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता, और अगर बड़ा नेता बनना होता तो सबसे पहले तो संजय राउत बन गए होते। संजय राउत को आज कोई पूछता नहीं है। महाराष्ट्र में रोज बयान देते हैं, रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर मीडिया सबको नेता बना रहा होता, बयान सबको नेता बना रहे होते, तो संजय राउत तो सबसे पहला व्यक्ति है जो सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है नाश्ता करने से पहले। तो इसीलिए इस बात को समझ लेना चाहिए, ये ओछी मानसिकता का प्रतीक इन लोगों का है जो ये करते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को मालूम है कि जनता के विकास के लिए कौन कार्य कर रहा है। जनता के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार कार्य कर रही है। और ये मोदी का परिवार बिल्कुल है, मोदी का परिवार। सब लोग आज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार देश का विकास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, हर वर्ग के लिए कार्य किया है। और सराहना करनी चाहिए मोदी सरकार की, और लोग कर रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी व्यक्ति को? यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो सबसे बड़ा दुख का विषय है। और आपत्ति यदि किसी व्यक्ति को है तो उसी व्यक्ति को हो सकती है आपत्ति जिसका काला धन सामने आया हो। आपत्ति उस व्यक्ति को हो सकती है जो धीरज साहू का सगा है। आपत्ति उस व्यक्ति को हो सकती है जो घोटाला करता है। नरेंद्र मोदी जी से यदि किसी को आपत्ति है तो भ्रष्टाचारी को भी आपत्ति हो सकती है मोदी जी से, क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति है वो आज मोदी जी से प्रसन्न है। इस बात को जान लेना चाहिए। और मोदी का परिवार ये निरंतर बढ़ रहा है निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से चुनावों की बात है, तो आप इस बात को स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 500 सीटें आनी तय हैं। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें, एनडीए 500 सीटें निश्चित तौर पर जीतेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। और 400 पार, लेकिन जनता 500 पार करती है। हम कह रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता कहती है 500 पार। ये जनता का बयान है, 500 पार। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, वो सब लोग देख रहे हो। हमने योजनाएं चलाई है। ये क्या बताएंगे? बैंकों में खाते ये नहीं खुलवा सके, बिजली के खंभे ये नहीं पहुंचा सके, सड़कें ये नहीं बनवा सके, स्वच्छता ये नहीं कर सके, पेयजल ये नहीं पहुंचा सके, बेसिक स्कूल नहीं कर सके, जल मंत्रालय तक का निर्माण हमें करना पड़ा। इन्होंने किया क्या है? ओबीसी की बात करती है, शोषितों की बात करती है, दलित और वंचितों की बात करती है, तो क्या उसमें दलित में मायावती जी आती हैं कि नहीं आती हैं? आपके ओबीसी में अखिलेश यादव, लालू यादव, ये सब लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? और साथ ही क्या सवर्णों में राहुल गांधी जी आते हैं या नहीं आते हैं? खास करके तो वह ब्राह्मण भी होने का दावा करते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं कोट के ऊपर। उसके साथ ही ममता बनर्जी भी आती हैं कि नहीं आती हैं? उनको लेकर के कैसे देखते हैं कि जब आप कहते हैं कि शोषित वंचित सभी के ये नेता हैं, लेकिन ये भी तो दावा कर रहे हैं कि हम भी ओबीसी के नेता हैं, हम भी देश के नेता हैं और हम भी
दलितों के नेता हैं, तो लोग तो अलग अलग चिल्ला रहे हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप सभी के नेता हैं। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं जो कि क्राइटेरिया डिसाइड करूं। नंबर 2, जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, तो मैं आपको इस बात का स्पष्ट उत्तर दे देता हूं। ममता बनर्जी की बात हो, मायावती की बात हो, मायावती दलित है या नहीं है, मैं किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। ओछी मानसिकता इन लोगों की है कि ये मोदी जी पर निजी हमले कर रहे हैं। हम लोगों की इतनी ओछी मानसिकता नहीं है कि हम इनके ऊपर निजी हमले करें। जो इनके कर्म है वो जनता को दिख रहे हैं, जनता अपने आप देख रही है। कौन जनेऊ कहां पहनता है सबको मालूम है, कौन कितना बड़ा हिंदू है सबको मालूम है। ये चुनावी हिंदू है। और उसके साथ साथ मायावती की बात आपने की, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, बसपा हो, टीएमसी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सारी भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। ये टिकट कब देते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है टिकट देने का, टिकट वितरित किस प्रकार से करते हैं, आपको भी जान लेना चाहिए। जो पैसे देगा उसको टिकट मिलेगा। भ्रष्टाचार कितना कर सकता है उसकी क्षमता देखते हैं ये। हम देखते हैं ये समाज सेवा कितनी कर सकता है, हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट किसी व्यक्ति को यदि देती है तो उसके आधार पर देती है कि ये जनहित के कार्य कितने कर सकता है, इसमें कितनी क्षमता है, कितने जनता के बीच में जा सकता है, कितना गरीबों के बीच में लोकप्रिय है, कितना समाज के बीच में लोकप्रिय है, कितना किसानों के लिए इसके द्वारा पहले कार्य किया गया है, समाज के बीच में इसकी उपस्थिति है। इसके आधार पर हम टिकट देते हैं। हम युवाओं को अवसर देते हैं, महिलाओं को अवसर देते हैं, गरीबों को चुनाव लड़ने का अवसर हम देते हैं। और ये लोग उसको अवसर देते हैं जो भ्रष्टाचार कर सके, ये लोग उसको अवसर देते हैं जो पैसा कमा कर दिन तक पहुंचा सके, जो लेकिन एक सवाल और है, पिछली बार जो व्यक्ति और अपराधों में बढ़ोतरी करवा सके और एक प्रकार से गलत पैसा इन तक पहुंचा सके। अपराध यदि बढ़ रहे हैं इनके क्षेत्रों में, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, क्या काम था? जब आप कहते हैं कि आप परिवार देते हैं, जब आप कहते हैं ये चिल्ला करके कि नहीं आप तो सभी को काम करने वाले लोगों को टिकट देते हैं, तो वही चुनाव आयोग कहता है कि आप जो है लगभग आपके 40% से अधिक प्रत्याशी जो है जिनके ऊपर घरेलू हिंसा के केस हैं, बलात्कार के केस हैं, हत्याओं के केस दर्ज हैं, तो ऐसे लोग भी शामिल हैं। क्या आप मानते हैं कि आज की राजनीति से ऐसे लोग या तो जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाएं या फिर अपने ऊपर केस हटवाएं? क्या ये जरूरी नहीं है जिनके ऊपर गंभीर आरोप है वो अभी जो है आपकी पार्टी के प्रत्याशी है उनको भी टिकट दी जाती है? जी, ये तो चुनाव आयोग कह रहा है, आपका ही चुनाव आयोग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात, आपका प्रश्न जायज है। मैं आपको इस प्रकार से आप उत्तर देना चाहूंगा, आपके प्रश्न को इस प्रकार से स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम किस आधार पर टिकट देते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो असल हमारा क्राइटेरिया ये है उस व्यक्ति की छवि साफ सुथरी हो, नंबर 1। नंबर 2, वह व्यक्ति लोकप्रिय हो। नंबर 3, वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हर क्षेत्रवासी के लिए, समर्पित तौर पर कार्य कर सके। इस आधार पर हमारे द्वारा टिकट प्रदान चाहे वह लोकप्रिय फिर कोई भी हो, लोकप्रिय अगर है और उसके ऊपर बलात्कार का केस है, हत्या का केस है, गंभीर अपराध उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, क्या उसको भी केस मिलना चाहिए, उसको जो है टिकट मिलनी चाहिए क्या? मैं आपसे इस बात से कि आप इस बात से सहमत हैं क्या, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। उसके सारे काम सही हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको देश में जो लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके ऊपर तो इस प्रकार के जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, क्या उनको टिकट मिलनी चाहिए? जी, मैंने नंबर 1 पर, पॉइंट नंबर 1 जो आपको गिनवाया था, शायद आप उस बात को नहीं सुन पाए। मैंने कहा था साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति होना चाहिए और हम उसको देखते हैं। टिकट दे रहे हैं ना, वही सवाल है कि आप टिकट दे रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि आपके द्वारा टिकटें ऐसी भी वितरित की गई हैं। सुथरी छवि पे कैंडिडेट सबसे ज्यादा भाजपा के होंगे, सबसे ज्यादा साफ सुथरी छवि के कैंडिडेट केवल और केवल भाजपा के होंगे, इसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। जी चलिए, 2024 में तो अभी जिस समय होंगे उस समय तो जो है आएगा ही, लेकिन पिछली बार 2 चुनावों में लगातार भाजपा का पलड़ा भारी रहा है। आपराधिक अभी देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, अभी देख सकते हैं आप अभी देख लीजिए, ज्यादा लंबा आप मत जाइए।
लिस्टों की घोषणा हुई है, जो पहली लिस्ट है भाजपा की, उन कैंडिडेट को आप देख लीजिए, चुनाव आयोग ने भी सभी कहा है ना साफ सुथरी छवि के हैं, सभी साफ सुथरी छवि के हैं। जो कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी आई है, पहली लिस्ट नहीं, जो ये जारी आप की लिस्ट गई जारी है, करेंगे या चुनाव आयोग जारी करेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, चुनाव आयोग द्वारा लिस्ट मानी जाए या भाजपा द्वारा लिस्ट मानी जाए? भाजपा कार्यालय में बनती है लिस्ट। चुनाव आयोग क्या अलग से मुकदमे करता है? नहीं, मैंने कहा कि वो जो मुकदमों में अगर हैं लंबे तो वह चुनाव आयोग बताएगा या भाजपा कार्यालय में ये तय किया जाएगा? आप ये बता दीजिए कि चुनाव आयोग अलग से मुकदमे करवाता है क्या किसी व्यक्ति के ऊपर? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि जब मैं वो लिस्ट जारी करेंगे, जो पूछ रहा हूँ आप सभी को बता रहे हैं ना। आज चलिए, आज यही कर लेते हैं कि आपने कहा कि सभी के सभी साफ हैं, और अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि गंभीर मामलों में दर्ज इतने लोग हैं, एक आध छोड़ दीजिए, कई लोगों को अगर बताया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, फिर आप क्या कहेंगे जी? तब भी आप उनको साफ मानते रहेंगे? ठीक है, सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, इतने विवाद में आप मत पड़िए, इस सवाल का हल आसानी से हो सकता है। आप देख लीजिए, आपने कहा इतने अपराधी, इतने भ्रष्टाचारी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी पहली लिस्ट आ चुकी है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपने आधार पर निकाल कर, खोज कर मुझे एक दो नाम जरा गिना दीजिए जो अपराधी हो। आप गिनाइए, लिस्ट तो आपके सामने, पहली लिस्ट आप बता दीजिए कौन सा अपराधी है, लिस्ट तो आ चुकी है। अब आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर के हमें सरकार का आंकड़ा जारी रहेगा, क्योंकि बताइए, नहीं आप बता दीजिए, आप बताइए कौन सा अपराधी है, चलिए आप बताइए, इस पहली लिस्ट में भाजपा का कौन सा कैंडिडेट अपराधी बना? पहली लिस्ट आपकी हो या फिर अन्य पार्टियों के हो, उसको लेकर के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी हो जाएगा कि इतने लोग जो है इस मामले में इनके ऊपर ये वो तो स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर मतलब आप इस बार आपको तो लग रहा है ना, आप निष्पक्ष हैं इस बार, आप ऐसे व्यक्ति को, आप क्यों डर रहे हैं? मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसे लोग जिनको टिकट दे दी जाती है, क्या ऐसे लोगों को टिकट मिलनी चाहिए जिनके ऊपर गंभीर अपराध या मामले मुकदमे दर्ज है जी राजनीति में? जी, मैं तो आपके विचार जानना चाहता है कि आप इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं कि क्या गंभीर धाराओं में जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, क्या उन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए? लोकतंत्र का हिस्सा वो लोग बनने चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है जी? पिछली बार हमारे द्वारा अवसर दिया गया था चुनाव लड़ने का तेजस्वी सूर्या जी को, वो युवा चेहरा है, वो सांसद बने, उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, बिल्कुल ईमानदार है, एजुकेटेड है, उसके साथ साथ साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पॉजिटिव दिशा में नहीं जाना चाहते, सही दिशा में नहीं जाना चाहते, नेगेटिविटी उनको जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, वो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति है ही नहीं, सभी लोग ईमानदार हैं। शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भ्रष्टाचार का 1 रुपए का अगर कभी लगा हो तो आज मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूं, आप दिखा दीजिए 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे किसी मंत्री के ऊपर। और उपेंद्र जैन जेल जाते हैं, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो शीर्ष नेतृत्व है वो जेल जाते हैं, संजय सिंह जेल जाते हैं, उधर पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में है, और इधर के शीर्ष नेतृत्व पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का, 1 रुपया छोड़िए, 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अब आप तय कर लीजिए कौन सी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, कौन सी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, किस पार्टी ने शराब घोटाला किया, किस पार्टी ने डीटीसी घोटाला किया, किस पार्टी के द्वारा करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है, किस पार्टी के द्वारा यमुना सफाई घोटाला किया जाता है, किस पार्टी के द्वारा घोटाले पर घोटाले किए जाते हैं, कौन आम आदमी बनकर आता है उसके बाद वो खास आदमी चुनाव जीतकर बन जाता है, कौन शीश महल में रहता है, सब जानते हैं, जनता जानती है, जनता बहुत अवेयर है, समझती है कौन उनको ठगने और लूटने की मंशा के साथ आ रहा है। जनता जानती है कि यमुना सफाई घोटाला किसके द्वारा किया गया दिल्ली में, क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया? क्या उसके साथ साथ ऑक्सीजन घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया? क्या ये घोटाले आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है? दवा घोटाला आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं किया? और ये जामिया मिलिया गैंग, जेएनयू गैंग, शाहीनबाग गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला देश में।
अब इन लोगों को कोई नहीं जानना चाहता, कोई नहीं इनके विचार पढ़ना चाहता, अब इनके विचारों को कोई देखना भी नहीं चाहता। और जिस प्रकार के लोग हैं, जनता जान चुकी है, जनता बहुत जागरूक है, जनता समझ चुकी है देश विरोधी तत्व कौन है और कौन जेएनयू गैंग है, कौन शाहीनबाग गैंग है, कौन जामा मिलिया गैंग है। देश जान चुका है, देश असदुद्दीन ओवैसी को भी जान चुका है, भटकाने वाले लोगों को देश समझ चुका है, जान चुका है, कौन इस देश में आग लगाना पसंद करता है, कौन इस देश को जलाना पसंद करता है। ऐसे लोगों को इस देश की जनता बिल्कुल कतई माफ करने वाली नहीं है। जी, लेकिन साथ ही जब देश के अंदर जो है राजनीति बदल रही है, आखिर नेता अपने आप को क्यों बदलना नहीं चाहते हैं? क्यों हर बार जो है केवल मोदी जी को गालियां देना या फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? आपको लगता है कि सनातन को कभी बोलना, कभी राम जी पर अपने जो है प्रहार करने, ताकि अगर राम जी को गालियां निकालेंगे तो भाजपा वाले आहत होंगे, हिंदू आहत होंगे, सनातन के लोग आहत होंगे, उस पर तो कभी आज तक माफी नहीं मांगते हैं कि आने वाले में समय में लगता है कि खत्म हो जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। ऐसी वाली नीति जो है विपक्ष की बनती जा रही है और वही शायद इनके खात्मे का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं समझता हूं इंडी गठबंधन के कुछ उद्देश्य होंगे, इनको अपने उद्देश्य में क्लियर कर देना चाहिए, इन्हें लिख देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सनातन को गाली देना। इंडी गठबंधन को लिख देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारा काम है सनातन का विरोध करना, हमारा काम हिंदुत्व का विरोध करना है। इस बात को इंडी गठबंधन के लोग स्पष्ट करते हैं। ये इंडी गठबंधन इस देश को तोड़ने का प्रयास निरंतर कर रहा है। सनातन को गाली देने का काम केवल और केवल इंडी गठबंधन का है, कांग्रेस पार्टी का है। और जिस प्रकार से ये शराब घोटाले वाले, जलबोर्ड घोटाले वाले, इनको दिल्ली की जनता माफ बिल्कुल नहीं करेगी। हवाला घोटाला ये करते हैं, ये बिजली सब्सिडी घोटाला करते हैं, अनेकों घोटाले इनके द्वारा किए जाते हैं, टैंकर घोटाला ये करते हैं। उसके बाद सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं आम आदमी हूं। ऐसा कौन सा आम आदमी है जो टैंकर घोटाला करता है, ऑक्सीजन घोटाला करता है, दवा घोटाला करता है, दिल्ली की जनता को ठगने का कार्य करता है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से अनेकों घोटाले कर रहे हैं और देश की जनता इनको जान चुकी है, दिल्ली की जनता इनको जान चुकी है, पंजाब की जनता भी इनको जान चुकी है कि किस प्रकार से पंजाब की जनता को ठगने का कार्य अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की इस जोड़ी के द्वारा किया गया। और जिस तरीके से हम गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, समर्पित तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो इस देश की जनता का सपना था, हम उसको पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। इस देश की जनता का यह सपना था कि 370-35 को समाप्त कर दिया जाए। 3 तलाक बिल हम लाते हैं। चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। जनता के लिए हम कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे द्वारा चलाई गई, उसके बाद ये कहते हैं किसानों के लिए क्या किया। सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हम लाए, नीम कोटेड यूरिया हम लाए, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने चलाई, किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान को, गांधी जी के सपने को पूरा करने का कार्य मोदी जी के द्वारा किया गया। एक गांधी जी का सपना था इस देश को स्वच्छ करना और दूसरा सपना गांधी जी का था, उस सपने को राहुल गांधी पूरा करेंगे। वो सपना कांग्रेस को समाप्त करना। कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे गांधी जी और उस सपने को राहुल गांधी समाप्त करेंगे। उस सपने को राहुल गांधी पूरा करेंगे, कांग्रेस को समाप्त करके, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छता का सपना पूरा कर दिया गया। और उसके साथ साथ इस तरीके से हमारे द्वारा कार्य किया गया, सबके लिए कार्य किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। नोटबंदी हम करते हैं, भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लाते हैं, जीएसटी को हम लाए, आयुष्मान भारत की बात हमारे द्वारा की जाती है, जैविक खेती को प्रमोट करने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, सौभाग्य योजना हमारे द्वारा लाई जाती है। उसके साथ साथ बेनामी संपत्ति एक्ट हमारे द्वारा लाया जाता है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जाता है। तो जनता किसको वोट देगी? क्या भाजपा को नहीं देगी? क्योंकि भाजपा ने कार्य किया है तो देगी निश्चित तौर पर। और 500 सीटें हमारी आ रही हैं। नमामि गंगे हम लाते हैं, मेक इन इंडिया हम कहते हैं, डिजिटल इंडिया हम कहते हैं। उसके साथ साथ शौचालय भी हम देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी हम लाते हैं, जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है।
नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ राम मंदिर निर्माण जो सपना था हर देशवासी का, राम मंदिर निर्माण करने का कार्य नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ सवर्ण आरक्षण की आप बात कर सकते हैं, विमेन रिजर्वेशन की आप बात कर सकते हैं, और जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, इसकी सराहना सब लोग कर रहे हैं, प्रत्येक देशवासी कर रहा है, और पत्रकारों को भी करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप जब इतना कहते हैं कि पत्रकारों को करनी चाहिए, पत्रकारों को अपना काम मतलब आता नहीं है। आप ये कहने की आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकार जो अपना काम कर रहे हैं लगातार, वो आप पत्रकार अपना काम नहीं जो है सही ढंग से कर रहे हैं, या आप आरोप लगा कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग एक पक्ष लेने का कार्य कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं केशव जी, आप जानते होंगे अच्छे से। क्या वो रवीश कुमार नहीं है? क्या वो पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं है? मैं नाम लेकर बता रहा हूं। क्या वो अजीत अंजुम नहीं है? कुछ पत्रकार हैं, इन तीन के अलावा भी हैं कुछ पत्रकार जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, जो केवल एक पक्ष को देखना चाहते हैं, और केवल उनका कार्य, उनका मुख्य पेशा पत्रकारिता नहीं है। उनको लिख लेना चाहिए, वो पत्रकार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के आलोचक हैं, भाजपा के आलोचक हैं, भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं। इनका काम केवल केवल मोदी विरोध करना है, ये पत्रकार नहीं है। नहीं, अगर गलत बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई आप करवाइए ना, आपके हाथ में सरकार है, आप कार्रवाई करवाइए अगर गलत बोल रहे हैं। ये सुन लीजिए, मैं बताता हूं, ये अघोषित रोका है। आप इंदिरा गांधी बन जाइए। आलोचना करना गलत है तो आलोचना तो फिर सभी की हुई है। आलोचना इतनी बुरी लगती है तो राजनीति में बुलाया किसने था? क्यों आते हो राजनीति में? आलोचना तो सहनी पड़ेगी, आलोचना तो सभी की हुई है इस देश में। मतलब आलोचना से आप डर जाते हैं? इतने छुई मुई के पेड़ हैं मोदी जी। अब सुन आलोचना से जी सुन लीजिए, मैं बताता हूं। देश तोड़ने का एजेंडा चलाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। नंबर 2, ये अघोषित कांग्रेस को जी सुन लीजिए, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। कहां से इनको फंडिंग आती है आपको भी मालूम है, कौन लोग को फंडिंग कर रहे होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेकर के आपका काम है, उसको लेकर के सरकार का काम है कि निष्पक्ष जांच करवाए। सुन लीजिए, मैं बताता हूं, सुन लीजिए, ये अघोषित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस बात को भी जान लेना चाहिए। और कार्रवाई की बात आपने की, आपने की आलोचना की बात। हम चाहते हैं चर्चा हो, डिबेट हो, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक तो होनी चाहिए, लेकिन देश हित में होनी चाहिए। जो काम देश हित में किया जाएगा हम उसको कहते हैं कि कीजिए। हम तो कह रहे हैं देश हित में अगर कोई कार्य उसको हमें बताइए, हमारी सरकार करने के लिए तैयार है। देखिए, पत्रकारों का काम सवाल पूछना है। अगर वो सवाल पूछ रहे हैं और आप सही हैं तो आप उनके जी ये अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता कि वो एक पत्रकार के नाम पर खुद को निष्पक्ष का मुखौटा लगाकर उसके बाद एक पार्टी का पक्ष ले। जनता समझ रही है, जनता खुद तय कर लेगी। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत मैं मानता हूं, वो अपने आप तय करेगी कि किसको सजा देनी है, किसको नहीं। इतना ही था हमारे पास तो आज के इस कार्यक्रम में, बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।